एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के जो लाल किला से प्राचीर से जो उन्होंने भाषण दिया, जो राष्ट्र को संबोधन किया, उसके बाद उस भाषण के जो उन्होंने धज्जियां उड़ाई एक एक पहलू को उठा करके, उसके पीछे उनका मकसद क्या है वो तो बाद में जानेंगे। लेकिन क्या ये परंपरा, एक नई जो परंपरा की शुरुआत है, ये कितनी अच्छी है? अवधेश जी, मैंने अपने आरंभिक वक्तव्य में कहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी के भाषण को हमको तीन बिंदु मतलब तीन भाग में मैं भाषण की बात नहीं कर रहा हूं। सुनिए ना, मैं अवधेश जी, मेरा भाषण पर नहीं बोल रहा हूं, सुनिए ना, जी, पूरे प्रकरण को ही शब्द चुनौती पहले सुन नहीं, यह है कि एक उनके भाषण का उद्देश्य क्या था, दूसरा कि भाषण के कंटेंट और मैं उस पे आऊंगा। मेरा सवाल इस वक्त है कि ये जो इस नई परंपरा की शुरुआत आप देख रहे हैं, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? वो मैं स्पष्ट नहीं कर पाऊंगा, जरा बोलने ले दीजिए। एक भाषण का उद्देश्य, दूसरा भाषण का कंटेंट और तीसरा इसका परिणाम, जो आप तीसरे बिंदु पर केवल आ रहे हैं। नहीं, परिणाम की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये शुरुआत आपको अच्छी है, वही क्या उसका दूसरा अर्थ हुआ कि इसके परिणाम क्या होंगे। देखिए, राष्ट्रीय राजनीति में अपने को लाने और स्थापित करने के लिए 6 फरवरी से नरेंद्र मोदी ने जो अपनी रणनीति के तहत अभियान एक चलाया है, उसके दूसरे चरण की शुरुआत हैदराबाद से हुई है। और आज मैं ये कहूंगा कि इसका एक चरमोत्कर्ष था कि आजादी के दिवस को उसी उद्देश्य से उन्होंने उपयोग किया है। पहले प्रधानमंत्री को चुनौती दे करके और प्रधानमंत्री का लगातार नाम लेते हुए जैसे उनके भाषणों की धज्जियां उड़ाई है, उसका उतना ही उद्देश्य है कि साफ है कि भैया राष्ट्रीय राजनीति में मैं ही एक पैरेलल व्यक्तित्व हूं, जो पीएम के समानांतर भी खड़ा हूं, जो सोनिया गांधी के भी, जो राहुल गांधी के भी। इसके द्वारा वो देश को भी संदेश देना चाह रहे थे, अपनी पार्टी के भी अंदर, और जो कांग्रेस विरोधी पार्टियां थी उनको भी संदेश देना चाह रहे थे। लेकिन अगर मुझे कहना हो कि भाषण को तथ्यों के आधार पर, चूंकि आप जो प्रश्न कर रहे हैं बगैर इसके उसका उत्तर नहीं हो सकता है, तो तथ्यों के आधार पर देश के लिए ये दोनों भाषण चिंताजनक और निराशा है। इसलिए कि अगर आजादी के दिन हमारी राजनीति का स्तर इतना गिर जाए कि एक प्रधानमंत्री और दूसरे प्रधानमंत्री का प्रतिद्वंदी केवल हमला करता है, निंदा शब्द का प्रयोग करता है, तो इससे पता चलता है कि हमारी राजनीति कितनी बड़ी क्षरण की शिकार हुई। और आपका उत्तर कि देखिए, इसके 2 स्तरों पर इसके परिणाम देखने होंगे। मैं समझता हूं कि इस समय बहुत लोगों को उत्साह लगता है, और मैं उन सबसे क्षमा मांगता हूं जो कई बार मान लेते हैं कि मोदी जी का शायद मैं समर्थन करता हूं, लेकिन देश के और लोकतंत्र के भविष्य की दृष्टि से ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण दौर की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री आज हमारे देश का नेता है, हम देश में आलोचना कर सकते हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री कहीं से खड़ा होकर उसको चुनौती दे, उसकी धज्जियां उड़ाए, यह राजनीति की मर्यादा के भी विपरीत है, उन मान्यताओं के विपरीत है और मूल्यों की जिनके आधार पर हमारे आजादी के आंदोलन की नींव रखी गई और देश की स्वतंत्रता की नींव डाली गई है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, लेकिन अब इसका चौथा भी परिणति है दिलीप जी। यह बात सच है कि इसके द्वारा उस व्यक्ति ने स्वयं को भाजपा के नेतृत्व के रूप में स्थापित किया है। इससे बड़ा अवसर उसको नहीं मिल सकता था। यह उनकी राजनीतिक रणनीति की सफलता हो सकती है। जी प्रदीप जी, वैसे तो कांग्रेस में नरेंद्र मोदी पे बोलना शायद उसके लिए परमिशन चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आप पसंद करेंगे नरेंद्र मोदी जो भाषण दिया उस पर बोलना? देखिए, उपेंद्र जी ने जो बात कही, अब मुझे वही लगता है कि नरेंद्र मोदी अपने एक निजी एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए उनका आज का ही भाषण है। आज का दिन वो दिन है, नरेंद्र मोदी जी भी अपने एक प्रदेश के मुखिया हैं, और उस प्रदेश जो आज भी तमाम विकास के दावों के बाद भी आज भी सोशल इंडिकेटर में, विकास के सोशल इंडिकेटर में देश के कई राज्यों से पीछे है। माल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, महिला जेंडर असमानता उस राज्य में आज भी व्याप्त है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की स्थिति आज भी। अगर उन लोगों के लिए कोई सकारात्मक संदेश उन्होंने अगर दिया होता तो उसको देश की जनता ने सुना होता। उन्होंने उन तमाम सवालों को जहां उनसे अपेक्षा की थी उसको छोड़ दिया। दूसरा था, आडवाणी जी ने अभी भी कहा कि आज का दिन ऐसा दिन है जहां पर हमको आलोचनाओं की जगह एक पूरे देश के एक रूप में जाना चाहिए।
आज़ादी का दिन है और उस दिन की उपलब्धियों के साथ साथ हम कुछ जिन्होंने कुर्बानियाँ दी उनको याद करते आने वाले समय के देश के एक मुकम्मल रूप में जाना चाहिए। उन्होंने उस कर्तव्य को छोड़ करके एक नई चुनौती दी। ये कोई बहुत अच्छी परंपरा, या तो उन्होंने कोई एजेंडा दिया था, हम मान लेते, हमें कोई उनसे दर्द भी नहीं है। अगर उनकी पार्टी ने उनको अपना एक उम्मीदवार बना दिया होता, वो किसी राजनीतिक रैली में हैदराबाद की तरह भाषण दे रहे होते, तो ना अभी तो ना बीजेपी की ओर से कहीं वो एक मुखिया के रूप में आए हैं कि वो प्रधानमंत्री को चुनौती देते हुए हैं किसी दल के विशेष में। हाँ, अगर वो सार्वजनिक पैसों के उपयोग के द्वारा अपने निजी एजेंडे को पूरा करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो ये तो मैं इसमें कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। देखिए, इस देश को चुनौतियाँ हैं। मैं प्रधानमंत्री की उस बात को फिर कहना चाहूँगा कि आज के दौर पर हमको उन विचारधाराओं को अलग थलग करना पड़ेगा जो देश में किसी भी तरह के सेक्टर नैरो विचारधारा को बढ़ा। चलिए, और यही अब मैं आता हूं नरेंद्र मोदी के एजेंडा है जी। अब मैं आता हूं इस परंपरा की नई परंपरा, उस बात को अलग करते हुए मैं आता हूं जो उन्होंने प्रधानमंत्री के भाषण में जो कुछ ऐसी जो बातें थी जिनको उन्होंने चिन्हित किया, खास करके परिवार भक्ति के बारे में उन्होंने बात की, लाल बहादुर शास्त्री की बात उन्होंने छोड़ने की बात की, उन्होंने फूड सिक्योरिटी में खामियों को गिनाया। अगर कंटेंट के लिहाज से देखें वो बातें तो देखिए, उस संदर्भ में देखिए कहीं पर प्रधानमंत्री ने अपने विकास के भाषण में जो इशारा किया था एक डिकेड्स का किया था कि हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने इस देश की आज़ादी के बाद पहले प्रधानमंत्री के रूप में जो आर्थिक आधारशिला रखी थी उसकी बात की थी। इंदिरा जी के जमान में जो बुनियादी परिवर्तन हुए थे उसकी बात की थी। और भी चीजें थी। और अगर आप देश के प्रधानमंत्री हैं, परिवार देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या प्रधानमंत्री उसी दशक में वो भी चीजें हुई थी। देखिए, पीवी नरसिम्हा राव कहाँ नेहरू परिवार के? पीवी नरसिम्हा जो उन्होंने देखे, उन्होंने इस पूरे जो आपको यही कह रहा है दिलीप जी, उन्होंने विकास जो इस देश के विकास के डिकेट में जो खास अहम पड़ाव थे उन और इंगित करने की कोशिश की। दूसरी चीज है क्या फूड सिक्योरिटी के बारे में जो अब क्या भारतीय जनता पार्टी पिछले दिसंबर 11 से फूड सिक्योरिटी बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ है, उसके बाद पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी में गया। पूरे देश के राज्यों को क्या गुजरात को पक्ष नहीं मिला? आज जो कह रहे हैं क्या सर्वदलीय बैठक में भारतीय जनता पार्टी ने किन चीजों का उनकी सहमति से सारी चीजें हुई हैं। आज अचानक जब देश की पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस हो चुका है, पिछली बार इंट्रोड्यूस हो चुका है, पिछला सदन न चलने का कारण आज महत्वपूर्ण बिल आ रहा था, आज अचानक आप कह रहे हैं मुख्यमंत्रियों जी का सम्मेलन बुलाया, पूरे देश के खाद्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया गया था, उसमें चर्चा की गई थी। क्या उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री जी ने अपने सजेशन को नहीं भेजा? क्या उनकी पार्टी ने अपनी राय को नहीं भेजा था? सवाल यह है कि आज सारे ये फूड सिक्योरिटी का बिल उनकी मजबूरी होगी कि विरोध नहीं कर सकते हैं, लेकिन अड़ंगा जरूर जानना चाहते हैं। सवाल है स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में क्या उनकी पार्टी को मौका नहीं मिलता? आज जो हमसे एक करके प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं या कांग्रेस से पूछ रहे हैं, क्या आप बताइए कि एनडीए के शासनकाल में क्या आपको अधिकार, क्या रोजगार अधिकार कानून है, क्या शिक्षा अधिकार कानून है, क्या सूचना अधिकार कानून है, क्या भोजन अधिकार कानून है, क्या लोकपाल बिल है? तमाम तरह की प्रगतिशील बिल जो इस देश के लोगों को कानूनी अधिकार देते हैं, कांग्रेस के अलावा किस दल ने किए हैं? बताया मोदी जी आपने तो इसलिए मैं समझता हूं कि उनके भाषण में उनकी हताशा है, उनका अपना एक निजी एजेंडा है, जिस निजी एजेंडे को अभी उनके दल ने भी मुहर नहीं लगाई। चलिए उपेंद्र जी, अगर हम कंटेंट की बात करें, जिन बातों का जिक्र नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में किया है, कंटेंट वाइज तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप आलोचना सब कोई नई बात नहीं है। इसमें कुछ गंभीर आपको लगता है कि जो नरेंद्र मोदी जो गंभीर जो खामी थी प्रधानमंत्री के भाषण में उसको चिन्हित किया है, या महज आरोप प्रत्यारोप तक इसको आप? कोई नई बात उन्होंने नहीं कही है, पूरा आरोप प्रत्यारोप ही है। जैसे कि परिवार भक्ति की बात है तो बहुत पहले से की जा रही है, वो तो अब हर पार्टियों में नहीं ये परिवार के प्रति भक्ति रखते हैं। तो आडवाणी जी भी जी कह चुके 2009 के चुनाव में इसको इशू बनाए हुए थे, बोलते थे कमजोर है कमजोर है कमजोर है कर करके चुनाव लड़ रहे थे। वो मुख्य मुद्दा था
कमजोर जब कहते थे और उसका परिवार भक्ति, मतलब कि सोनिया गांधी मजबूत है आप कमजोर हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। उन पर परिवार भक्ति का आरोप लगाना ये कोई नई बात है। अब ये कह सकते हैं कि हाँ ये जो मौका है उसका भी इस्तेमाल किया अपनी परिवार भक्ति के प्रति प्रतिबद्धता को और बढ़ाने के स्वाधीनता के तो सड़सठ में हम उसको मना रहे हैं। लेकिन ये इनकी कमजोरी है जिसको उन्होंने पकड़ा। चाहते तो और इसको ब्रॉडर एस्पेक्ट में कर सकते थे कि 60s में हरित क्रांति हुई। हरित क्रांति का भी जो जय जवान जय किसान का था, ये लाल बहादुर शास्त्री उसके रूट में है। हरित क्रांति के रूट में भी सूखा पड़ा था, हालांकि 1966 में ही उनका निधन हो गया, 3 साल तक सूखा पड़ा। लेकिन जय जवान जय किसान की जो प्रेरणा थी वो आगे जाकर हरित क्रांति में हुई। शिव सुब्रमण्यम थे, अब वो जगजीवन राम थे। जगजीवन राम उसमें कृषि मंत्री थे, कृषि और खाद्य मंत्री दोनों। जब ये हरित क्रांति शुरू हुई तो उनका भी नाम ले सकते थे। मतलब चुनावी दृष्टिकोण से भी अगर मनमोहन सिंह चाहते कि परिवार से बात, क्योंकि परिवार अब है जो कांग्रेस को सत्ता नहीं दिलवा सकता। परिवार का जो जादू है लोगों के ऊपर से उतर रहा है, बहुत हद तक उतर चुका है। तो ये कांग्रेस को इनको मौका था कि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में कांग्रेस को प्रोजेक्ट करना। जगजीवन राम को प्रोजेक्ट कर सकते थे, लाल बहादुर शास्त्री को प्रोजेक्ट करते थे। तो हाँ, तो इनकी कमजोरी है। मतलब ये नरेंद्र मोदी ने जिन बातों का खास करके मोदी ने तो जो भी कहा फैक्चुअली आप गलत नहीं कर सकते नरेंद्र मोदी ने कहा, लेकिन ये कोई नई बात नहीं कही। इनमें कोई तथ्य बहुत ज्यादा कोई गंभीर या गंभीर नहीं। उन्होंने कल ही मन बना लिया था कि हम जो भी वो कहेंगे उनका हम खंडन करेंगे। तो ये जो पॉलिटिकल जो डिबेटेबल इशू है उसमें तो दो पक्ष आ ही जाता है, पक्ष है पक्ष है। ये एक सतही सियासी बहस से आप शुरुआत कह सकते हैं। कोई नहीं, इसमें कोई बहुत गंभीर मसले को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के भाषण में जो खामियां थी गंभीर, उसको उन्होंने चिन्हित नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं किया। मान लिया अगर हम संपादक हैं, अखबार में संपादकीय लिखना है, हमने मन बना लिया कि बजट जो पेश हो रहा है इसके खिलाफ लिखना है, तो अपना देख लिया क्या क्या प्रोविजंस हैं, उसको हमने उसका नकार दिया। क्योंकि कोई भी इशू है उसके दो पहलू हो सकते हैं, दो पक्ष हो सकते हैं, 3 पक्ष भी हो सकते हैं, हमने कर दिया। तो इसलिए ये जो हमला तो किया ही है जी, बस इनका हमला करना था, इन्होंने हमला किया। भूपेन जी, अगर तथ्यों के लिहाज से देखें, नरेंद्र मोदी क्या प्रधानमंत्री के जो बयान में, जो भाषण में, जो संबोधन में जो खामियां हैं, क्या उनको वाकई उजागर वो कर पाए, या वो सिर्फ जो कुछ उसमें ऐसी चीजें जो आम लोगों को सुनने में अच्छा लगता हो उस पर उन्होंने हमला बोल के वो निकल गए? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत गंभीर मुद्दे उठाए हैं, और वो गंभीर मुद्दे इसलिए हैं, वो सीधे सीधे जो यूपीए की पॉलिसीज हैं उसको हिट करते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं, फूड सिक्योरिटी बिल को लेकर उन्होंने, प्रधानमंत्री ने बहुत ज़्यादा उस पर स्ट्रेस किया, लेकिन बीजेपी उसको समर्थन कर रही, फूड सिक्योरिटी बिल समर्थन कर रही हो, लेकिन फिर आपने मोदी उनके दल में एक मिनट, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, आपने मोदी के भाषण की बात करी, बीजेपी की नहीं बात कर रहे हैं जी। मोदी के भाषण की बात, मैं मोदी के भाषण की बात कर रहा हूं। मोदी ने अपने भाषण में साफ साफ कहा कि हमने उनको पत्र लिखकर, क्योंकि ये एक ऐसा बिल है जो पूरे देश के अंदर राज्यों के द्वारा इंप्लीमेंट होना है, राज्य सरकारें उसको इंप्लीमेंट करेंगी, और राज्य सरकारों के मुखिया जो हैं उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए था। यह लोकतांत्रिक एक प्रक्रिया है, और उन्होंने इसी बात को इंगित किया है। उन्होंने एक सेकंड आपकी बात पे जी, पूरे देश में जब फूड सिक्योरिटी बिल पर बहस चली है तो देश में तमाम राज्यों के खाद्य मंत्रियों का सम्मेलन हुआ है, और तमाम राज्यों से राय ली गई, तो उसमें गुजरात के मुख्यमंत्री को भी अवसर था। नहीं, ये आप फैक्चुअली गलत कह रहे हैं। देखिए, जो बात आप कह रहे हैं उसमें बात यह है कि अगर ऐसी चर्चा हुई होती और इसके ऊपर अगर इतनी ज्यादा ज्यादा लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई होती तो कांग्रेस को ये ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसका इंतजार किया जा सकता था। आप ये देखिए कि कितनी बड़ी मतलब इस देश की त्रासदी है कि एक दल जो इस देश के ऊपर लगभग 6 दशक राज करता है, वो आज कह रहा है कि 2/3 जनता इस देश की भुखमरी का शिकार है, हम उनको खाना देना चाहते हैं। ये कार्यप्रणाली और उनकी उपलब्धियों की ओर इंगित करता है। और मुझे ये लगता है कि जो आज मोदी ने बात कही है उसमें बहुत गंभीरता है। आप देखिए, किश्तवाड़ का कितना गंभीर मुद्दा है, उसको उन्होंने टच नहीं किया। जो अभी हमारे जवानों के साथ हुआ उसको उन्होंने टच नहीं किया। करप्शन का मुद्दा कितना अहम मुद्दा है, उसको उन्होंने टच नहीं किया। और जो हमारा जो वैल्यू है, रुपये की जो डिवैल्यूएशन हो रही है, उसके ऊपर उन्होंने कोई चर्चा नहीं करी। और
जो सबसे अहम, जिसको इन्होंने अपना एक बहुत बड़ा एजेंडा पिछली यूपीए 1 में माना था, आरटीआई को लेकर हम पारदर्शिता ला रहे हैं, उसमें जिस प्रकार राजनीतिक दल बाहर निकल रहे हैं उसके ऊपर इन्होंने कोई इंगित नहीं किया। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक, अगर इसको आप उस ढंग से देखें, परंपराओं का जहां पर ह्रास हो रहा है वहां पर लोगों के सामने दोनों चेहरे आ भी रहे हैं, एक पक्ष भी आ रहा है, विपक्ष भी आ रहा है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार लोकतंत्र के अंदर हम एक गरिमापूर्ण प्रधानमंत्री देखते थे लाल किले के प्राचीर से, वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पूरे देश का नेतृत्व करते हुए उसको एड्रेस करता था, उसमें कमी थी और उसकी आलोचना अगर कहीं हुई है तो मीडिया ने उसको हाईलाइट किया। मोदी ने नहीं कहा कि मुझे आके आप हाईलाइट कीजिए, मेरे भाषण को देखिए। हो सकता है उससे पहले भी मुख्यमंत्री आलोचना करते रहे हों और आलोचना होती रही है। 14 अगस्त को ही ये बात साफ कर दी थी कि नहीं, वो ठीक है आपकी बात। मेरा ये कहना है कि लोकतांत्रिक देश के अंदर इन चीजों का होना जरूरी है, जब लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास इस स्तर तक हो गया हो कि आप लाल किले के प्राचीर से भी अपने पार्टी के एजेंडे को हाईलाइट कर रहे हो। जी अवधेश जी, देखिए, ये कहना कि मोदी ने मतलब कंटेंट और मुद्दे एकदम नहीं उठाया, ऐसा नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उन्होंने शुरुआत जैसे करना चाहिए था, अपने हुतात्माओं को, बलिदानियों को श्रद्धांजलि, फिर उन्होंने ये प्रश्न किया है सैद्धांतिक रूप से कि क्या जिस आजादी के लिए हम लड़े वो आजादी वाकई हमको मिल गया है, ये भी उन्होंने आगे प्रश्न किया है। फिर आगे वो बढ़ते हैं और कहते हैं कि नहीं, आज भी हम मानसिक गुलामी के शिकार हैं और वही मानसिक गुलामी 60 सालों से रटी रटाई बात हमको सुना रही है। तो ये एक सैद्धांतिक बात जो हम सब कह रहे हैं वो मोदी ने भी किया है। उन्होंने सरकार का, ये तो बात साफ थी कि उनका आज का उद्देश्य जो था वो सीधे सीधे सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए था। उसके लिए उन्होंने पहले तो सिद्धांत का आधार लिया, फिर राष्ट्रपति के भाषण का आधार लिया। तो राजनीतिक रूप से ये बहुत ही चालाकी और बहुत ही समझदारी भी है। राजनीतिक रूप से आप चालाक और चतुर हो सकते हैं, हाँ, लेकिन जब आजादी के 67वीं सालगिरह पे आप देश को चुनौती देने के बाद प्रधानमंत्री के बयान का खंडन करते हैं, उनमें खामियां ढूंढते हैं, उसमें कमियां ढूंढते हैं, तो आपको कम से कम जो प्रधानमंत्री ने कमी छोड़ा था, अगर आपको लगता था तो आप उसके आगे जाके उस रोड मैप को दिखाते, उस रोड मैप को दिखाते, उस रास्ते को दिखाते। नहीं, उतना ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री की आलोचना से देश की कमजोर छवि बन रही है। जब हम कहते हैं आजादी के दिन कि इटली के सैनिक हमारे लोगों को मार जाते हैं, जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान हमको मार देता है, चीन हमारे में घुस जाता है, तो देखिए अगर नरेंद्र मोदी पर भी दुनिया की नजर है इस समय, आपको मालूम है प्रधानमंत्री के भाषण की तरह दुनिया भर में नरेंद्र मोदी का भाषण सुना जा रहा है, तो देश की भी आलोचना हो जाती है। ये बात ठीक है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि मुद्दे उन्होंने जरूर उठाए हैं सारे, ये नहीं कह सकते हैं। उन्होंने सैद्धांतिक उठाए, देश की आर्थिक स्थिति का उठाया, अपने विकास के भी एजेंडे रखे हैं, लेकिन उसमें तथ्य भी थे और रिपीटेशन था, चूंकि ये सारी बातें वही थी जो हम लगातार सुनते आ रहे हैं। कोई नई बात नहीं है। मुझे जो निराशा हुई है वो इसलिए हुई है कि भारत के प्रधानमंत्री, भावी जो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है, उसके मुंह से जो एक राजनेता का स्टेट्समैनशिप की तरह शब्द, उसके हाव भाव, उसके वाक्य, उसकी सोच जो उभरना चाहिए वो बिल्कुल नहीं उभरा है। आप कहीं दामाद सास बहु सीरियल और तो वो वही कह रहा हूं कि इस लेवल पर तो मान लिया चुनावी भाषण हो सकता है। 15 अगस्त के दिन अगर आप, जिसे उपेंद्र जी कह रहे थे, छाया प्रधानमंत्री स्वयं को दिखाना चाहते हैं, तो उस गरिमा से यह नीचे का भाषण था। लेकिन देश, आप ये समझ लीजिए, मोदी के समर्थक वही सुनना चाहते हैं। जब वो सोनिया जी को कहेंगे कि इटालियन गाय और राहुल जी को इटालियन बछड़ा, तो उनके समर्थक ताली बजाते हैं। और वो समर्थक ऐसे हैं कि वो आलोचना, असहमति सहने करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। मोदी का अंतिम मैं बात कह रहा हूं दिलीप जी, जो लोग मोदी को केवल विकास पुरुष कहते हैं वो आंशिक मूल्यांकन कहते हैं। मोदी दरअसल इस समय एक आक्रामक राष्ट्रवाद के प्रतीक हैं और उनके प्रत्येक गतिविधि, उनका व्यक्तिगत व्यवहार, राजनीतिक व्यवहार, उनकी सोच, उनके भाषण, उनके सरकार में उठाए गए कदम और जो वो बता रहे हैं वो सब उस आक्रामक राष्ट्रवाद के प्रतीक ही है। उसी के इर्द गिर्द, उसी कैनवास में सब फिट होता है। और इस समय देश में नेतृत्व का अभाव होना, अच्छे वक्ता के अभाव होने के कारण लोगों के अंदर एक आक्रामक राष्ट्रवाद का भाव पैदा हुआ है। हमारे पास बहुत कम समय रह गया, लेकिन बहुत कम शब्दों में आप, प्रदीप जी आपसे शुरुआत करेंगे और अवधेश जी के पास समाप्त जाके करेंगे कि क्या मोदी जी ने जो संदेश दिया है उस संदेश कुछ
सकारात्मक गया है या इसका नकारात्मक संदेश गया है? देखिए, अवधेश जी ने खुद कह दिया और प्रधानमंत्री ने इशारा भी किया था कि मोदी इस देश में संकीर्ण था और सेक्टेरियन की विचारधारा की अभिव्यक्ति है, और ऐसे व्यक्ति से जो एक संकीर्ण विचारधाराओं को, जो समाज में डिवीजन की राजनीति में करता हो, जिसने खुद अपने ही राज्य में राजधर्म न निभाया हो, उससे बहुत ही सकारात्मक भाषण की उम्मीद तो बहुत सारे जगह राजधर्म नहीं निभाए गए, बिल्कुल नहीं की जा सकती चाहूंगा। और मैं एक बात फिर आपको फेयर होना पड़ेगा। मैं फेयर हूं। सिख विरोधी दंगे हुए, उत्तर प्रदेश में दंगे हुए, उत्तर में गुजरात में दंगे हुए, जो लोग वो फंसाएंगे, जो हमारे प्रधानमंत्री जी को पिछले चुनाव में भी उदय जी ने कहा भी था कि कमजोर कमजोर करते हुए कि मजबूत कौन निकला। चलिए, ये एक साफ बात है, इसलिए उसमें कोई नयापन नहीं है, कोई नया संदेश। क्या संदेश, सकारात्मक संदेश उन्होंने भेजा इससे या उनके नकारात्मक संदेश गए उनके? जहां तक उनके जो समर्थक हैं उनका तो उत्साह बढ़ा होगा, तो जहां तक उनकी अपनी जो राजनीति है उसमें तो हमें लगता है वो सफल रहे हैं, क्योंकि अपने जो सपोर्टर बेस है, अपने जो समर्थक है, उनको उत्साह होने का एक और मौका दे दिया। भाषण लोग कैसे किलकारियां मार रहे थे, तो उस उद्देश्य में वो सफल रहे हैं। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी का समय है, जिस दिन का उन्होंने चुना है, जिस समय चुना है, हाँ, तो जो अभी संस्थाएं बहुत टूट रही हैं। कहते हैं कि अभी ये संस्थाओं, लोकतांत्रिक संस्थाओं के टूटने का दौर चल रहा है, तो उन्होंने भी एक तोड़ दिया। धर्मानी जी, इसी रूप में मैं देखता हूँ। देखिए, मुझे लगता है कि जो बात आप कहना चाह रहे हैं वो मैं नहीं कहना, मैं सिर्फ आपसे सुनना चाह रहा हूं। हाँ, मेरे से अगर आप सुनना चाह रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये प्रश्न में भी एक उद्देश्य है उनका नहीं उद्देश्य होगा। संदेश क्या गया? मेरा सकारात्मक संदेश मुझे लगता है कि एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा का ये एक स्वस्थ संदेश क्या गया? आपको लगता है कि जिस तरह से मैं ये बताने लगा हूं, एक ये स्वस्थ पहलू है कि दोनों पक्ष सुने जाएं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर 15 अगस्त है तो एक ही जो वाणी है वो सुनी जाए, दूसरा पक्ष सुना ही ना जाए, और वो जो मर्जी नहीं, जो मर्जी बोलता रहे। आप 28 मुख्यमंत्रियों से मोदी को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। आप खुद मान रहे हैं कि वो एक विपक्षी दल के प्रधानमंत्री के नेता के रूप में प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं। दूसरी बात, जो कंटेंट की बात आप कर रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं देखिए, जब भाषण बहुत बड़ा होता है तो उसमें कहीं ना कहीं अगर आप इस तरह से आलोचनात्मक दृष्टि से देखें तो दोनों भाषणों में बहुत कमियां थी। प्रधानमंत्री से वो तो हमने प्रधानमंत्री पे हम बात कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी कह रहा हूं, प्रधानमंत्री ने जो भाषण पढ़ा उनसे पढ़ा नहीं जा रहा था, उसमें बहुत सारी त्रुटियां आ रही थी। इसी प्रकार मोदी ने कुछ हल्के उदाहरण प्रस्तुत किए जो उनको नहीं करने चाहिए थे, वो गरिमापूर्ण नहीं थे। ये एक सच्चाई है कि इस स्तर पर जाने के बाद ये इस प्रकार के जो छोटे स्तर के कमेंट हैं उनसे बचा जा सकता था। जी, अवधेश जी, आखिरी शब्द आपका। मेरा आखिरी शब्द यही है, संदेश सकारात्मक गया या नकारात्मक नहीं गया? वो तो ये देखिए, देश की दृष्टि से तो ये बहुत ही नकारात्मक है, लेकिन राजनीति की दृष्टि से उनका सकारात्मक है। लेकिन मैं आपके इस कार्यक्रम का अंत कुछ 4-5 जो है 2 कवियों की पंक्तियों से करना चाहूंगा, क्योंकि ये आज आजादी का दिन है। रामधारी सिंह दिनकर की एक रोटी और स्वाधीनता है जी। आजादी तो मिल गई मगर यह गौरव कहां जुगाएगा, मर भूखे इसे घबराहट में तू बेच न तो खाएगा। आजादी रोटी नहीं मगर दोनों में कोई बैर नहीं, पर कहीं भूख बेताब हुई तो आजादी की खैर नहीं। हो रहे खरे आजादी को हर ओर दगा देने वाले, पशुओं को रोटी दिखा उन्हें फिर साथ लगा लेने वाले, इनके जादू का जोर भला कब तक बुभुक्षु सह सकता है कौन पेट की ज्वाला में पड़कर मनुष्य रह सकता है। ये नेताओं को सुनना चाहिए। और दूसरा, मैं शहीद राम प्रसाद बिस्मिल का जो कि एक प्रेरक है, उसमें उन्होंने कहा था वो देश के लिए अच्छा है, हम सबको भी इसी से प्रेरणा लेना चाहिए। यदि देश हित मरना पड़े मुझको सहस्रों बार भी, तो भी न मैं इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। हे ईश भारत वर्ष में सतवार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। ये नेता भी समझे और हम भी समझे। मुल्क पर कुर्बान हो जाने के अरमा दिल में है, तेरा है जालिम की यारों और गला मजलूम का है। देख लेंगे हौसला कितने दिले कातिल में है, शोरे महशर वापा है मार का धूम का है, बलबले जोशे शहादत हर रगे बिस्मिल में है। तो मेरा यह कहना है कि ये इस प्रकार की प्रतिज्ञा कि हमको हर बार भी मरना पड़े तब भी देश के लिए मरेंगे, देश के लिए जिएंगे और अपने जो हमारा स्वार्थ है उसको ध्यान में न लाएंगे,
यही प्रेरणा जो उस समय स्वतंत्रता सेनानियों की थी मिटी है। इसी को जागृत करने की जरूरत है। वो जागृत कर पाए, मोदी जागृत प्रधानमंत्री नहीं कर पाए, न मोदी जागृत कर पाए, नहीं न मोदी जागृत कर पाए और न मनमोहन सिंह जागृत कर पाए। ये एक बड़ी त्रासदी है इस 67वें स्वतंत्रता दिवस पर हमारे लिए। त्रासदी है भूपेंद्र जी, वो जागृत नहीं कर पाए, अवधेश जी साफ कह रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है शब्द नहीं है, समय कम है। नहीं, मुझे लगता है कि जहां तक मैंने कहा कि कौन कर पाया कौन नहीं कर पाया, जागृत मोदी जी नहीं कर पाए। नहीं, मोदी जी तो जो उनका एजेंडा था उसको वो प्रस्तुत कर पाए। नहीं, जिस एजेंडा, जिस आजादी की एजेंडा की बात अवधेश जी कर रहे हैं, आजादी की जो बात आप कर रहे हैं, आजादी को उस प्रेरणा की बात कर रहे हैं, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको लेकर जो उनका एजेंडा था उसको प्रस्तुत कर पाए। जागृति कुछ जो अवधेश जी ने आखिर में कुछ शब्द कहे उस पर आप दोनों से जरूर, क्योंकि बहुत अहम और बहुत महत्वपूर्ण बात वो चलते चलते, लेकिन क्या वो जागृति मोदी जी पैदा कर पाए? इस दिन का जो खास जो अहमियत है वो इसलिए है कि हम आज़ादी की 67वीं 66 साल हो गए हैं, 67वीं सालगिरह हम मना। चेतना तो बढ़ रही है लोगों में। मोदी जी उस चेतना में क्या कंट्रीब्यूट कर पाए? उनका भी योगदान है, कोई आज से ही नहीं बल्कि आज के उसके भाषण में, उनके भाषण में योगदान था। जिस चेतना को बढ़ा रहे हैं उसको और आगे की ओर लेके हैं। जी, बहुत कम शब्दों में मोदी जी का इस देश की आज़ादी के मूल्य, जो हमारे बेसिक मूल्य हैं, जो गांधी जी ने, नेहरू जी ने दर्शाया, उनसे बहुत ज़्यादा कहीं का रिश्ता नहीं है। तो इसलिए मैं नहीं समझता हूँ, जब उन मूल्यों से रिश्ता नहीं है, उन मूल्यों से नजदीकी नहीं है। गांधी को पहले कांग्रेस नहीं छोड़ा सर, गांधी को 1942 के बाद से कांग्रेस ने ही परित्याग किया। आज वो चर्चा नहीं चली है, गांधी जी ने बजाबता पटेल को, नेहरू को पत्र लिखा है कि इस कांग्रेस से और आपसे इतने मतभेद हो गए कि किसी बातचीत में मेरा शामिल होना निरर्थक है। और जब एक बात और कहना पड़ेगा दिलीप जी, इस देश के आजादी के दौर में हमेशा उनका आशीर्वाद। नहीं, नेहरू जी देखिए, दो धाराएं थी भारत में, एक और नोआखाली में वो बूढ़ा घूम रहा था गांधी, और जब बीबीसी का रिपोर्टर गया कहने के लिए कि मिस्टर गांधी वी वांट टू टेल समथिंग, उन्होंने द वर्ल्ड, विश्व के लोग सुनना चाहते हैं, गांधी ने कहा गो एंड टेल द वर्ल्ड कि 15 अगस्त से गांधी अंग्रेजी भूल चुका है, वो जानता ही नहीं है। और दूसरी ओर दिलीप जी एक प्रधानमंत्री थे जो विक्टोरियन भाषा में लॉन्ग ईयर्स एगो वी मेड ए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ये यहां के लोग भी उस अंग्रेजी को नहीं समझते थे। ये दो धाराएं रही है, कांग्रेस, गांधी ने ही कांग्रेस को स्वीकार किया, मोदी के हमें लगता है। चलिए, गांधी और प्रधानमंत्री और डॉक्टर मनमोहन सिंह से भी बड़ा 125 करोड़ के जो देशवासी हैं, उन्हें कम से कम याद रहना चाहिए कि ये आज़ादी कुर्बानियों का नतीजा है। हम इसे याद रखें। आप प्रदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद, उपेंद्र जी, अवधेश जी, भूपेंद्र जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।